Okay, recording is on. Share the screen. Okay, this was the right of way generally we were saying. So कल कहाँ तक हुआ था नोटेम में? Can you specify, Salman? What was the last topic we saw in notem? Did we see the types of notem? Let's check. Yeah, we were on the types of notem. So if we talk about top types of notem, there are generally four types of notem. Okay. Notem N, notem R, notem C, and notem S. These are the different series of notem. Notem N stands for new notem, and notem R stands for replace or revised notem. Replaced or revised notem. C stands for cancel a notem, right? Which was earlier issued. Now, if new notem is, if you want to cancel any notem, then we have to issue a new notem called as a notem C. And notem S is snotem or hazard, right? These are the generally four different types of notems which are generally issued. Now, these notems are generally country specific, right? Down country specific. For example, ये इंडिया के लिए है, right? और it can vary. कोई कंट्री नोटेम की कोड चेंज कर सकता है, NRCS यहाँ पे है. Other countries can change the notem, right? So this is generally a country specific and could be different in different countries. ठीक है, इसको भी लिख लेंगे. We'll write down each and every point which I say. This is country specific and could be different in different countries. ठीक है, कहाँ चला गया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑल द इंफॉर्मेशंस नेक्स्ट में लिखेंगे इंफॉर्मेशन कंसर्निंग स्नो slush ice and standing water on aerodromes or helicopter payment shall be reported by means of a SNOTAM.
ठीक है, कोई भी एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, कहीं पे भी अगर जो हमें स्नो, आइस या फिर स्लश का फॉर्मेशन दिखता है तो हम नोटम में स्नो टाइम के फॉर्म में उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन ऑपरेशनल सिग्निफिकेंट चेंज, राइट। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑपरेशनली, मतलब ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के, राइट। ऑपरेशनली सिग्निफिकेंट चेंजेस, फॉर एग्जांपल चेंज इन वॉल्केनिक एक्टिविटी, volcanic activity, a volcanic eruption, a volcanic eruption, and or volcanic ash, volcanic ash, cloud, shell be reported by means of ASTEM, ASHTAM, ठीक है। कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है या फिर वॉल्केनिक चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, राइट, वो सारी चीजें एस्टेम में रिपोर्ट की जाएगी। और स्नो से रिलेटेड है तो इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ स्नोटैम। स्नोटैम की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, राइट, जो कि जहाँ पे सारी चीजें पब्लिश की जाती है। तो राइट डाउन द स्नोटैम वेबसाइट ऑल्सो, दैट इज notem dot aim dot fa dot gov। जितने भी नोटेम्स इशू किए जा रहे हैं वो यहाँ पे होंगे। और दूसरी भी एक वेबसाइट है जिसमें हम लिख लेंगे aim.india .aai.aero, राइट। जितने भी नोटम ऑल ओवर इंडिया में इशू किए जा रहे हैं वो सारे इसके ऊपर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इन दो वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। फिर NX-15 ऑफ इकाऊ के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं, राइट। जितने भी ऑल अबाउट, जितने भी हमें नोटम के बारे में जानना है, ये सारी चीजें इकाऊ के NX-15 में दी गई है। ठीक है, अब जनरली नोटम क्या होता है, अब हम कोई भी एक एग्जांपल लेंगे नोटम को किस तरीके से रीड करते हैं, क्योंकि जनरली जो हमारा एग्जामिनेशन है ना उसके अंदर वो लोग नोटम का भी एक नोट टू के फॉर्म में दे रहे हैं, राइट, जो अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन है। तो हम जनरली इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि नोटम को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा अब इसके बाद से इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। सो लिखेंगे हम नोटम कोड ग्रुप कंटेन्स 5 लेटर। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ 5 लेटर्स। ठीक है, 5 ग्रुप में डिवाइड होंगे। ठीक है, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज दी, लिखेंगे फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज द लेटर Q to indicate code abbreviation for use in composition of NOTAM।
कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, पहला लेटर जो रहेगा वो क्यू रहेगा, राइट, फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज क्यू, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड एंड थर्ड लेटर, second and third letter identifies the subject been reported. और उसमें हम लिखेंगे सेकेंड एंड थर्ड के बाद द फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर, fourth and fifth letter identifies the status of operation of the subject being reported, ठीक है। टोटल 5 लेटर होते हैं, पांचों का ये डेफिनेशन है। पहले में क्या होगा, जनरली इट इंडिकेट्स द एब्रिविएशन ऑफ द कोड, ठीक है, जो भी है वो किस पर्पस के लिए दिया गया है। सेकेंड एंड थर्ड जनरली आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, कि उस नोटम में क्या स्पेसिफाई है एक्चुअल सब्जेक्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ आइडेंटिफाइज द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, वो मतलब वो ऑपरेशन को कितना अफेक्ट करेगा। एंड फिफ्थ जो है, फोर्थ एंड फिफ्थ में वही आ जाएगा, ठीक है। ये जो सारा फॉर्मेट हो किसमें दिया गया है, इट इज जनरली, लिखते जाओ, द फॉर्मेट ऑफ नोटम इज डिफाइंड इन फॉर्मेट ऑफ, दिस इज देयर इज ए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, ठीक है, वही फॉर्मेट में नोटम्स पब्लिश किया जाएगा हमेशा। तो फॉर्मेट ऑफ नोटम इज specified, is defined in Annex 15 to the ICAO, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे नोटम का, जनरली इसमें दिया गया है, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, राइट, एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखेंगे A1484-02 नोटम N, राइट, ये उसकी हेडिंग है। और उसके अंदर फर्स्ट लेटर है Q, Q के अंदर रहेगा X/144/9/00/512/9/008 वेस्ट, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में ए लिखेंगे और उसके बाद EGLL, राइट, इको गोल्फ लिमा लिमा। थर्ड लेटर विल बी बी, जिसमें 02-082-31540। फिर फोर्थ लेटर में रहेगा 021-031-0500 ठीक है, दिस इज द फोर्थ लेटर। फिफ्थ लेटर में एक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगा, सो रनवे RWI रनवे 0 9R27 लिमा ड्यू
ड्यू WIP नो सेंटर लाइन नो सेंटर लाइन TDZ और SALS लाइटिंग अवेलेबल। ठीक है, ये एक छोटा सा नोटेम इशू किया गया है। अब इसको डिकोड करेंगे हम। लेट्स डिकोड दिस थिंग इंडिविजुअली। पहले का मतलब क्या होता है, दूसरे का मतलब क्या होता है। सो इन दिस वन इफ यू स्टार्ट डिकोडिंग, लेट्स डिकोड, वी विल सी मोर एग्जांपल्स। ठीक है, सो इन दिस वन द alpha 484-2 -02, right? This one alpha 1484-02, what is this? So it is the one letter to indicate, लिखो, it is one letter to indicate the series। ठीक है, a four letter a four letter 4 digit notem number followed by a strike and 2 digit to indicate the year। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है इसके अंदर, जनरली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द सीरीज। ठीक है, ये सीरीज दिखा रहा है। और उसके बाद जो 4 लेटर हमें दिख रहा है 1484, दिस इज द नथिंग बट नोटेम सीरीज। ठीक है, नोटेम की डिजिट है, ये नोटेम नंबर है। ठीक है, अल्फा सीरीज का नोटेम इशू किया गया है 1484, और दूसरा जो है 2 digit है, इट इज इंडिकेटिंग द ईयर। कौन से ईयर का नोटेम है ये। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है दैट इज दी ये नोटेम एन। नेक्स्ट है जो नोटेम एन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, द सफिक्स एन इंडिकेट्स दी इट इज न्यू नोटेम। जो हमने ऊपर देखा टाइप्स ऑफ नोटेम में, तो ये क्या है, नया नोटेम इशू किया गया है। तो लिखो सफिक्स एन इंडिकेट्स दिस इज न्यू नोटेम। ठीक है, इसमें हम लोग ने और भी देखे थे RCS, राइट, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेम। इसमें एन है, दैट मींस एन इंडिकेट्स दी इट इज अ न्यू नोटेम। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद कौन सा है, क्यू सीरीज, राइट। हाँ, उसके बाद क्यू सीरीज है। तो क्यू सीरीज जो है जनरली, क्यू सीरीज है, इसमें क्या था, ETQMR/144/NBO/A/0006/999/51290/000/008 विस्की 005। विस्की 005 लिख लेना, ऊपर नहीं लिखा है तो। ठीक है, ये पूरी सीरीज है क्यू सीरीज। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझते, लेट्स ब्रेक डाउन दिस ईच थिंग। सो दिस इज जनरली अ क्यू क्वालिफायर, राइट। क्यू स्टैंड्स फॉर, लिखो यहाँ पे क्यू जो है, इट इज अ, दिस इज द क्यू और क्वालिफायर लाइन। इसको हम क्वालिफायर लाइन भी बोलते हैं, राइट। इट ऑलवेज, लिखेंगे इट ऑलवेज स्टार्ट्स
with Q and contains following fields. फॉलोइंग फील्ड्स, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? सो हम लिखेंगे फॉलोइंग फील्ड्स जो ऊपर दिए गए हैं, राइट, उसमें लिखेंगे ईच, कॉमा करके ईच सेपरेटेड बाय अ स्ट्रोक। ईच सेपरेटेड बाय अ स्ट्रोक। हर जो एक एक, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया है, इंडिविजुअली स्ट्रोक से सेपरेट किया है। ठीक है, सो EGTT, राइट, जो सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है हमें EGTT, सबसे पहला इट इज इंडिकेटिंग दी FIR बाउंड्री, राइट, कहाँ का है, तो ये जनरली ये जो नोटेम है ये लंदन FIR का है, तो लिखेंगे राइट FIR, सबसे पहला जो वर्ड है इसके अंदर FIR, इसमें EGTT इज लंदन FIR, राइट। इंडिया का होगा तो जनरली इट स्टार्ट्स विद V, राइट, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न सदर्न रीजन जो भी रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा वर्ड जो हमें दिख रहा है QMR, सो लेट्स राइट डाउन QMR indicates concern runway, it concerns runway, क्या बता रहा है, ये रनवे से रिलेटेड है, it concerns, it concerns runway। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है XX, ये क्या बताता है, तो रिमेनिंग डिटेल्स इन प्लेन लैंग्वेज। ठीक है, XX नहीं रहेगा, वहां पे कुछ और रहेगा, राइट, रनवे 09 रनवे 08 जो भी रहेगा, तो यहाँ पे XS जनरली इंडिकेट्स ए नॉर्मल लैंग्वेज में रहेगा, लिखेंगे इट इंडिकेट्स, यहाँ पे है बट वहां पे XX नहीं रहेगा, वहां पे कोई नंबर रहेगा, इट इंडिकेट्स दैट remaining details in plain language। ठीक है, नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज में रहेगा। इन दिस केस क्या बता रहा है, लेट्स राइट डाउन, अब ये पूरा केस में क्या बता रहा है, विल राइट डाउन इन द नेक्स्ट लाइन। इन दिस पर्टिकुलर केस, जो ऊपर वाला केस है, in this particular case the test shows that certain runway lightings, certain runway lightings is unavailable। ठीक है, कॉमा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अंडर ICAO रूल्स, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अंडर ICAO रूल्स, अगर जो हम ICAO रूल्स के अंदर देखते हैं तो क्या बता रहा है, दिस शुड हैव, this should have appeared as separate notem for each type of lighting। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल QLCAS, QLZAS, QLAAS, राइट। इसमें उस वो लोग ने क्या कर दिया है कि सारे लाइटिंग से एक जनरल स्पेसिफाई कर दिया कि कोई लाइट नहीं चल रही है। ठीक है, बट वो लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी लाइट नहीं चल रही है। बट ये चीजें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर जो
इकाऊ के हिसाब से देखें तो हर लाइट के लिए एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है, राइट। वो उसमें स्पेसिफाई किया जा सकता है, जो कि इसमें नहीं किया गया है, QMR XX कर दिया है। सो we'll write down for center line lighting, QLCS means center line lightings unserviceable। ठीक है, नेक्स्ट में QLZAS means touchdown lighting unserviceable। QLAAS means for approach lighting unserviceable। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोड्स हैं, मल्टीपल कोड्स हैं। नोट में लिखेंगे, विल राइट डाउन अ नोट फॉर दिस। नोट में लिखेंगे इन ऑल केसेस AS, जो AS है, दिस कीवर्ड इंडिकेट्स अनसर्विसेबल। ठीक है, ये DGCA क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे AS दिख जाए वहां पे है अनसर्विसेबल रहेगा। अब हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, उसी नोट में कंटिन्यू करेंगे। द यूज ऑफ QMRXX here is a sensitive compromise that reduce the number of NOTAM from 3 to 1। जैसे इस रनवे पे 3 लाइट्स अनसर्विसेबल है, बट वो लोग ने एक ही नोटम में QMXX कर दिया। XX मीन्स जनरली सारी लाइटिंग्स को ये लोग ने कंसिडर कर दिया कि सारी लाइट खराब है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बट जनरली वो लोग ने ज्यादा नोटम ना इशू करना पड़े, बार बार हर लाइट के लिए अलग अलग ना करना पड़े, इसलिए वो लोग ने एक ही में QMXX दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे उसके बाद क्या है, QMXX के बाद IV। तो IV क्या है? IV is nothing but लिखेंगे, it indicates that significant for IFR and VFR traffic। This is applicable for IFR and VFR। ठीक है, दोनों को अफेक्ट करेगा। तो लिखेंगे indicates that this is significant for IFR and VFR ट्रैफिक। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। I एंड V, अगर जो I रहेगा तो ओनली IFR, V रहेगा तो VFR। NBO, नाउ व्हाट डज दिस NBO इंडिकेट्स? सो विल राइट डाउन, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज वो लोग ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, राइट। सो NBO लिखेंगे, इंडिकेट्स फॉर immediate attention of aircraft operators for inclusion in PIB, राइट। PIB क्या है? तो प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि हर पायलट को दिया जाता है, राइट। तो ये स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट अगर जो टेक ऑफ करने वाला है, लैंडिंग करने वाला है, तो ये PIB में जनरली ये चीजें स्ट्रिक्टली उसमें रहनी चाहिए, राइट। सारे PIB को इन्फॉर्म तुरंत कर दिया जाए। PIB, दैट इज प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन। प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन।
operationally significant for IFR flight। ठीक है, उसके बाद जो सीरीज है ए अल्फा। तो अल्फा क्या बताता है? अल्फा क्या बताता है जनरली? अल्फा इंडिकेट्स द स्कोप। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है ये? ठीक है, तो लिखेंगे इट इंडिकेट्स द स्कोप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ए है, तो ए मीन्स एरोड्रोम, राइट? दिस नोटम इज एप्लीकेबल टू एरोड्रोम। और दूसरा क्या हो सकता है? तो इट कैन बी ई, दैट मीन्स एन रूट, राइट? ये एन रूट के लिए एप्लीकेबल है। डब्ल्यू, दैट मीन्स नेविगेशन वार्निंग, राइट? दिस आर फ्यू कोड्स जो जनरली मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। तो यहाँ पे ए मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू एरोड्रोम, ये एन रूट या फिर कोई ट्रैफिक के लिए नहीं है, जो भी एरोड्रोम पे है उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर इफ यू लुक डीप इनसाइड, कहाँ गया? ए के बाद है 000999। ठीक है, सो दिस 000 and 999 is the limits। 000 and 999, these are the lower and upper limits, lower and upper limits, comma expressed as flight level। ठीक है, जनरली लोअर और अपर लिमिट होते हैं, जहां मतलब जो भी एयरक्राफ्ट इस विसिनिटी में है, वो इस अल्टीट्यूड में कहीं पे भी हो, उनको ये चीजें पता होना चाहिए। आइदर दे आर टेकिंग ऑफ, आइदर क्लाइंबिंग और एन रूट, कहीं पे भी हो, 00 से लेके 999 फ्लाइट लेवल तक कहीं पे भी, मतलब पूरे एयर स्पेस में कहीं पे भी हो, सबको ये नोटेम का इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। कॉमा के लिखेंगे इन दिस केस इट हैज बीन लेफ्ट एज द डिफॉल्ट as it is not applicable। ठीक है, वो लोग ने अनलिमिटेड दे दिया है, 00 से लेके 999, इतना कोई फ्लाइट लेवल होता नहीं है, 99,000 तक कोई जाता भी नहीं है। तो वो लोग ने क्या किया है जनरली, ये फ्लाइट लेवल्स वेरी करेंगे 000 से लेके 999 तक। अगर जो कुछ नहीं है तो इस पैरामीटर को हम लोग क्या करेंगे, अनलिमिटेड छोड़ देंगे, जैसे वो लोग ने छोड़ा है, राइट? 999 मीन्स इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस नोटम, इस नोटम में फ्लाइट लेवल अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज है दैट इज, नेक्स्ट जो सीरीज है इसके अंदर 5129er नवंबर 0028 विस्की, राइट? ये जो सीरीज है 5129er नवंबर 000028 विस्की 005। अब ये क्या है? सो इट इज नथिंग बट इट इंडिकेट्स द जियोग्राफिकल सेंटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, कितने दूर तक ये अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो लिखो इट इंडिकेट्स द जियोग्राफिकल सेंटर एंड radius of influence always this number, this number of digits, this number of digits. In this case the radius is 5 nautical miles. In this case radius is 5 nautical miles। ठीक है, लास्ट में जो 005 है, ये क्या है हमारे,
ये लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, राइट, और ये हमारा रेडियस है उधर से, राइट, नॉर्थ एंड वेस्ट, दिस इज लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और ये हमारा टोटल रेडियस हो गया कि इस रेडियस के 5 नॉटिकल माइल में ये चीजें अप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है इसके अंदर ए सीरीज, क्यू सीरीज हमने डिकोड कर लिया, क्वालिफायर सीरीज। उसके बाद जो है ए सीरीज, सो ए सीरीज को हम जनरली डिकोड करेंगे, लेट्स डिकोड दी ए सीरीज। सो ए सीरीज में क्या लिखा हुआ है, ई जी एल एल, राइट, तो इट इज नथिंग बट अ इकाउ इंडिकेटर, लिखो इकाउ इंडिकेटर ऑफ एरोड्रोम, राइट, इकाउ कोड है जो हमने ऊपर ऊपर में भी देख लिया कि इकाउ कोड था, और एफ आई आर, राइट, ये एफ आई आर रीजन हो सकता है, राइट। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने देखा कि ई जी एल एल वॉज नथिंग बट अ लंदन का एक एफ आई आर रीजन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है बी, बी की जो सीरीज है, बी का सीरीज कहाँ गया, बी में है 02082315540, राइट। सो ये इंडिकेट करता है डेट एंड टाइम, बी सीरीज में क्या आएगा, डेट एंड टाइम 02082315540, ठीक है। तो अगर जो हम ऐसे सेपरेट करें, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दे, राइट, तो इतना डेट है और ये टाइम है, ठीक है। तो लिखो इट इंडिकेट्स डेट स्लैश टाइम ग्रुप इन यूटीसी, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम में रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा टाइम दिखा रहा है, तो कॉमा लिखेंगे व्हेन दिस नोटेम बिकम्स इफेक्टिव, ठीक है। हो सकता है कि ये नोटेम पहले इशू कर दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 1540 टाइम दिया है, 3:40 दोपहर के, तो हो सकता है ये सुबह इशू हो गया हो, बट अप्लीकेबल कब से होगा, तो इतनी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरीज है सी सीरीज, सो सी सीरीज में क्या है देख लेते हैं एक बार। सी सीरीज में है 02103105000 ई एस टी, राइट। ई एस टी से हमें पता चल रहा होगा कि एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है, तो लिखो लेट्स राइट डाउन 02103105000 ई एस टी, जहाँ पे ई एस टी लग गया, ये इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेट, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का है, राइट, दिस इज फॉर स्टार्टिंग और दिस इज फॉर एंडिंग, राइट, एक ये कब स्टार्ट हो रहा है और ये कब एंड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं डेट टाइम ग्रुप, ये भी वही है, इट इज इन यूटीसी, और कॉमा के बाद लिखेंगे व्हेन दिस नोटम सीजेस, CEASES ceases to be effective, ceases to be effective, ठीक है। यहाँ पे EST का मतलब क्या है, सीधी सी एस्टिमेट, राइट, EST इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्टिमेट, इसको भी लिख लो, EST इज एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये इतने दिन तक चलेगा। उसके बाद जो दिया है सी के बाद जो है ई सीरीज है, ई में क्या है, ई का देख लेंगे, रनवे 09027 ड्यू, ओके लिख लो, यहाँ पे लिखते जाओ रनवे, ये रनवे लोकेशन बता रहा है, 2090R27L ड्यू, ड्यू नो सेंटर लाइन, नो सेंटर लाइन TDZ और SALS लाइटिंग अवेलेबल, ठीक है। तो ये जनरल एक मैसेज है, कुछ नहीं है इसमें,
लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? प्रॉपर मैसेज, जो भी चीजें दिक्कत है, जो भी नोटेम का एक्चुअल मैसेज है वो ई में दिया गया है। तो इसमें सीधे बता दिया कि सेंटर लाइन, टचडाउन जोन लाइटिंग्स और सेल्स लाइटिंग जो है, ये सारी लाइटिंग्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इसमें कौन से एब्रीवेशन, जनरली इकाऊ एब्रीवेशन यूज किए गए, जैसे RWI इज रनवे, इकाऊ एब्रीवेशन 09 आर, आर स्टैंड्स फॉर राइट, 27 L स्टैंड्स फॉर 27 लेफ्ट वाला रनवे। राइट, ये सारी चीजें एक इसमें टोटली इकाऊ एब्रीवेशन यूज करके दिया जाएगा। ओके, ये सब पूरा है। और भी नोटम में बहुत सारे, एक और एग्जांपल लिखे कि समझ जाओगे? गाइस, शुड वी टेक वन मोर एग्जांपल? मतलब नोटम एक तरीके से समझ आ गया ना डिकोड कैसे करते हैं। अब मैं तुम्हें नोटम के कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही रफ वर्क एग्जाम के लिए दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नोटम के ही कुछ पार्ट्स। राइट, पर्पस ऑफ नोटम। राइट, पर्पस ऑफ नोटम। तो जनरली जो नोटम है, इट हैज थ्री पर्पस। नंबर वन, NBO। राइट, हमने ऊपर देखा था, वहां पे बी लिखा हुआ था। राइट, पर्पस ऑफ नोटम में तो तीन कंडीशंस हो सकते हैं। एन मींस इमीडिएट एक्शन चाहिए, उसी में हम डिकोड करें इमीडिएट एक्शन। और बी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल PIB एंट्री करवाना है। राइट, पायलट्स को पता होना चाहिए। ओ स्टैंड्स फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस अफेक्टेड। ये फर्स्ट लाइन का है। राइट, पर्पस उसमें दिया रहता है। नेक्स्ट में लिखेंगे स्कोप ऑफ नोटम। राइट, स्कोप में हमने देखा था ऊपर एरोड्रोम दिया गया था। राइट, तो स्कोप में ए जो रहेगा, इट इज एरोड्रोम। ऊपर वाले एग्जांपल में ए था। दूसरा ई हो सकता है, ई मीन्स एन रूट। डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू मीन्स नॉर्मल वार्निंग, इट इज एन वार्निंग नोटम। और के हो सकता है। राइट, सो इट इज अ नोटम चेकलिस्ट। Means if the organization or authority wants you to follow certain checklist before your flight, so ये इशू कर देंगे। ठीक है, नोटम के कलर्स ऑफ नोटम। राइट, मल्टीपल कलर्स के भी नोटम्स इशू किए जाते हैं, उनके जो लेटेस्ट रहेंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्क्रीन पे जो नोटम दिखाई देगा, राइट, फॉर एग्जांपल तुम्हारे ACRS पे या फिर NDB पे, राइट, NDPFD कहीं पे भी नोटम आता है, राइट, जो मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस रहते हैं वहां पे, अगर जो हम मंगवा रहे हैं, राइट, एटीएम जो नोटेम के मैसेजेस है, तो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। राइट, तो देर आर, इट इज जनरली ऑफ थ्री कलर्स। राइट, कलर्स ऑफ नोटेम। इससे कलर से भी हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, हमें इतना ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी डिकोड करने की जरूरत नहीं है, हम कलर से ही डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो नंबर वन इज पिंक। अगर ये लेटेस्ट जो ऊपर देखे हमने, वो फॉर्मेट में पूरा पिंक कलर का लिखा हुआ है, राइट, तो इट रिप्रेजेंट्स पिंक कलर, पूरा लिख लो, पिंक कलर, सो इट रिप्रेजेंट्स वार्निंग। पिंक, और कहीं कहीं मैजेंटा भी हो सकता है। ठीक है, मैजेंटा कलर। नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन कलर, so green color generally indicates ATC facilitation, change in ATC facilities, राइट, नॉर्मल चेंजेस जैसे रनवे वगैरह हो गया, या फिर कोई फैसिलिटीज चेंज किया, राइट, बे बंद कर दिया, कोई बे को बंद किया है, या फिर कुछ और चेंजेस किया है, कोई टैक्सी वे बंद किया है, कोई टैक्सी वे को चालू किया है, कुछ भी हो सकता है। राइट, राइट, चेंज इन ATC फैसिलिटेशन, तो वो ग्रीन कलर में आएगा। तीसरा है येलो कलर। येलो कलर, सो इट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन एंड नेवेट्स। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटम इशू किया गया है तो येलो कलर में आएगा। इट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन एंड नेवेट्स। नेवेट्स में ILS, लोकलाइजर, VOR कुछ भी हो सकता है। राइट, कोई भी किसी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर जो इशू की गई है, तो येलो कलर में आ जाएगा। ठीक है,
सो ये ओवरऑल नोटेम का इन्फॉर्मेशन हो गया। एक और नोट लिख लो नोटेम के अंदर, जो चीजों में नहीं मेंशन किया गया उसको लिख लेते हैं, जो सारे पॉइंट्स में नहीं कवर हुआ है। नोटेम के अंदर एक नोट्स लिखेंगे। सो उसके अंदर लिखेंगे, इफ देर इज एनी चेंज इन, इफ देर इज एनी change in aeronautical serviceability which affect aircraft operation in general for short or long duration, but at short notice will come under NOTAM। ठीक है, वो सारी चीजें नोटेम में इंक्लूड हो जाएगी। इसमें ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, हो सकता है कि 1 घंटे के लिए हो या फिर हो सकता है कि 1 महीने के लिए हो, कुछ भी हो सकता है, सारे इंफॉर्मेशन इसमें कवर की जाएगी। राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इफ नोटेम इज इशूड फॉर एनी चेंज फॉर 3 months। ठीक है। सो इट इज, अब 3 मंथ के लिए अगर जो कोई भी चीजें इशू की जा रही है तो किसमें पब्लिश किया जाएगा? हमने 2 डॉक्यूमेंट पढ़े थे, AIP, राइट, और AIC। राइट, ये चीजें हमने पढ़ी थी। हमने क्या देखा था, जो AIP में जनरली शामिल नहीं हो सकता वो AIC में आता है। राइट, जो जो चीजें हम AIP में पब्लिश नहीं कर सकते वो AIC में हम इंक्लूड करेंगे। तो ये जनरली अगर 3 मंथ से ज्यादा के लिए कोई भी चीजें आ रही है, राइट, तो ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगा? इसको हमें AIP में पब्लिश करना पड़ेगा। सो लिखेंगे, इट इज पब्लिश्ड इन AIP सप्लीमेंट्स। राइट, अगर जो 3 मंथ से ज्यादा कोई नोटेम है तो उसको हम AIP में ऑटोमेटिकली पब्लिश करना ही है। एंड एंड इफ if the change is of permanent nature, परमानेंटली अगर जो कुछ चेंज किया जा रहा है, then it is published in AIP amendments। राइट, AIP के अमेंडमेंट सेक्शन में हम इसे परमानेंटली पब्लिश कर देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नोट में ही, अगर जो 3 मंथ से कम है तो क्या होगा? सो एनी चेंज of less than 3 months, then it is published in नोटेम ओनली। ठीक है, 3 मंथ से कम का है तो वो सिर्फ नोटेम बन के रह जाएगा, 3 मंथ से ज्यादा है तो हम AIP को छेड़ेंगे। राइट। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, AIP अमेंडमेंट्स AIP amendments AIP amendments are
done once in the month of April, राइट। हर साल अप्रैल में इसकी अमेंडमेंट की जाती है। और एआईपी सप्लीमेंट्स जो है, एआईपी सप्लीमेंट्स आर डन एट एरेक्स साइकिल। ये हमने पढ़ी थी, एरेक्स साइकिल इज अ 28 डे साइकिल, राइट। 28 डे साइकिल होता है, जो हर 28 डेज पे इसको अमेंड करना पड़ता है, ठीक है। वो चीजें हमने ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। तो दिस वाज दी ओवरऑल। और दो क्लासिफिकेशंस बची हुई है नोटेम में, ठीक है, तो उसको भी लिख ही लेते हैं, चलो आ जाओ। नोटेम में भी क्लास होते हैं। क्लास वन मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे कौन से नोटेम को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, राइट। तो प्रायोरिटी बेसिस पे नोटेम इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जैसे ये एडवाइजरी है या फिर इमीडिएट एक्शन चाहिए, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ नोटेम। So it is generally classified into two class, right? Class 1 and class 2। ठीक है, दो क्लासेस ऑफ नोटेम है। क्लास 1 क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड डीपली। क्लास 1, सो लिख लो, इट इज इश्यूड एनकोडेड फॉर्म विथ इमीडिएट। एनकोडेड मीन्स जो ऊपर हमने फॉर्मेट देखा उसी फॉर्मेट में रहेगा, राइट। इट इज इश्यूड encoded form with immediate disposal 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 on AFTN, राइट। AFTN इज नथिंग बट अ वायरलेस नेटवर्क, जहां पे मतलब हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे। AFTN स्टैंड्स फॉर एरोनॉटिकल फिक्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। इसके ऊपर जो ATC है वो ब्रॉडकास्ट करेगी चारों तरफ, राइट। अब AFTN क्या है जनरली? इट इज एंड मतलब हर ATC पे रहेगा और ये हर एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, AFTN का क्या है, व्हाट इज AFTN, राइट। इट इज एरोनॉटिकल फिक्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट। इन दिस all the airports all the airports and ATC are connected together, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑल दी एयरपोर्ट्स एंड ATC, सबके कम्युनिकेशंस इसके थ्रू हो जाएंगे। मतलब AFTN पे ब्रॉडकास्ट कर दिया तो सबको मिल गया, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, वी कैन इंटरनेशनली भी कॉल किया जा सकता है, राइट। वी कैन ब्रॉडकास्ट इंटरनेशनली ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो स्टेशन, राइट, ब्रॉडकास्ट स्टेशन जो होते हैं, वहां से तुम ब्रॉडकास्ट करो तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी पर्सन उस चैनल के ऊपर ट्यून करेगा उसको वो चीजें सुनाई देगी जो भी उस फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट की जा रही है। तो वैसे ही उसी को हम बोल रहे हैं AFTN, राइट। नेक्स्ट पॉइंट को स्किप कर दो, ओके। नेक्स्ट जो है क्लास 2 नोटेम। दिस वाज द क्लास 1, क्लास 2। सो क्लास 2 क्या है? क्लास 2 है जनरली एक मैसेज और एडवाइजरी मैसेज के फॉर्म में, राइट। इट डज नॉट रिक्वायर एन इमीडिएट एक्शन। तो इसमें हम लिखेंगे, इट इज इशूड इट इज इशूड इन प्लेन लैंग्वेज एंड विल बी डिलीवर्ड
डिलीवर्ड बाय मेल्स। इसको हम AFTN पे ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ये नॉर्मल मेल सबको मेल कर दिया जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है, ये था पूरा ओवरऑल। नोटेम ऑफिस कहाँ है ये मैंने बताया था, राइट। हमारा नोटेम ऑफिस जो जनरली है जहाँ से सारा नोटेम ब्रॉडकास्ट किया जाता है, NOF, जिसे हम इंटरनेशनल नोटेम ऑफिस बोलते हैं। इंटरनेशनल नोटेम ऑफिस, जहाँ से ये सारी फ्रीक्वेंसीज या फिर सारे चैनल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, ये नोटेम कौन कौन जनरेट कर रहा होता है, ये डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में आएगा, वही ये सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होगा, राइट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट वर्क्स टू इशू दी नोटेम एंड फॉरवर्ड ओवर दी AFTN। किसका काम है ये, इस ऑफिस का काम है। नोटेम ऑफिस का काम क्या है, सो इट वर्क्स इज टू इशू नोटेम एंड फॉरवर्ड ओवर AFTN। ठीक है, दो काम है इसका। अब जनरली एक नोटेम ऑफिस हर FIR के अंदर है, राइट। जो हमारे चार एफ चार FIR है, राइट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। एक एडिशनल सब FIR है जो गुवाहाटी FIR, राइट। टोटल 5 FIR है, बट एक्चुअल में बात करने जाए, बिकॉज द गुवाहाटी FIR इज द सब FIR ऑफ कोलकाता FIR। ठीक है, तो जो हर FIR में एक नोटेम ऑफिस है, राइट। लिखेंगे वन नोटेम ऑफिस, NOF। NOF लिख दो, सीधी सी बात है, पूरा लिखने से बदले। वन NOF is present at every FIR। ठीक है, हर FIR में है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली NOF, मुंबई NOF, चेन्नई NOF एंड कोलकाता NOF, राइट। ये सारी चीजें, इतनी NOF अवेलेबल है। एक और पॉइंट लिख लो, जो क्लास A है, इसी में नोट में लिखेंगे, राइट। क्लास A, क्लास 1 जिसे हम बोल रहे हैं, नोटेम आर इशूड इन सीरीज। हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा था, राइट, A से स्टार्ट हो रहा था, तो कौन से सीरीज से इशू किए जा सकते हैं, तो A, B, C, D एंड G। दिस आर द फ्यू सीरीज जिसके अंदर क्लास 1 नोटेम इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, दिखाता हूँ, रुको। इस एग्जाम्पल में ये किससे शुरू हो रहा है, A1484, राइट। दिस इज द सीरीज ऑफ नोटेम, ओवरऑल सीरीज। ठीक है, और ये ईयर है, कौन से ईयर में इशू किया गया है। ठीक है, तो जो ABCD जो होंगे, ये क्लास, अगर हमें डायरेक्टली समझ जाना है कि दिस ऑल नोटम रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। ठीक है, नोटम में इतना ही है, दैट्स इट। वी कंक्लूड नोटम ओवर हियर। कुछ एग्जांपल्स मैं भेजूंगा ग्रुप से, राइट, ग्रुप से लेके, जिससे मतलब नोटम रीड करना आना चाहिए कि ये जनरली स्पेसिफाई क्या कर रहा है। और नोटम हमें सीधा क्या ढूंढना है, F वाली लाइन ढूंढनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल में नोटम कहना क्या चाह। ठीक है, उसमें मैसेज रहता है, और बाकी सारी चीजें हमें बता देती है कि कौन से जगह पे, कौन से एयरपोर्ट पे है, कितने टाइम के लिए अप्लीकेबल है, राइट, वो सारी चीजें। सो और आगे कंटिन्यू करना है, एक लास्ट टॉपिक है, राइट। उसके बाद हम, क्या बोल रहे हो। मैं बोले सर कौन सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है।
लास्ट टॉपिक है PIV, ये क्या होता है, राइट। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन, या फिर PFIB, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये क्या होता है तो इसके बारे में लिख लो, फिर कल से हम एक्चुअल ट्रांसमिशन शुरू करेंगे, ठीक है। सो PIB क्या है, इसके बारे में 4 पॉइंट्स लिख लो। सो इट इज अ प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। कौन इशू करता है इसे, तो इट इज इशूड बाय, इट कम्स डायरेक्टली अंडर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाइप जो भी इसके अंदर गाइडलाइंस होगी, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, वो कौन इशू करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। ये कम्स अंडर AAI, राइट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो जनरली हमने क्या देखा कि जो भी नोटम अभी ऊपर ही देखा था हमने, वो सारे नोटम्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमें डाल देना है। कल के डेट मतलब पास्ट नोटम्स और फ्यूचर के भी अगर जो कोई नोटम इशू किए जा रहे हैं, तो वो चीजें इसके अंदर हमें इंक्लूड करना है। तो लिखो कौन कितने दिन के, तो इट कंसर्न्स इंफॉर्मेशन ऑफ नोटम issued under 2 weeks और लास्ट 15 days, ठीक है। इसके अंदर लास्ट 15 days के सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे। और क्या रहेगा, सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा, इट इज प्रिपेयर्ड रूट वाइज, तो हर रूट के लिए अलग अलग रहेगा, तुम जिस रूट पे जा रहे हो उसके लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। और कब प्रिपेयर किया जा सकता है, तो ये डेली प्रिपेयर होता है, ठीक है। हर डेली एक नोटम सीरीज इशू किया जाता है। सो इट इज, लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड एवरी डे एट 0000 hours ऑफ UTC, ठीक है। 0000 hours ऑफ UTC डेली एक नोटेम इशू किया जाएगा। ये है ओवरऑल PIV, ठीक है। अब एरेक साइकिल क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। जो हमने देखा था कि PIB और AA मतलब AIC और AIP, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एरेक साइकिल को फॉलो कर रहे थे, राइट। एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल, ये जो साइकिल है एरेक साइकिल, इसको फॉलो करते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है एरेक साइकिल, एक्चुअल में है क्या, राइट। सो लिखेंगे इसके बारे में भी, ये शायद मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, बट फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, राइट। इसमें टोटल 40 to 56 days का जो साइकिल होता है वो चलता है, ठीक है। तो पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर अच्छे से समझा देता हूँ। 4 पॉइंट्स हैं। इट इज अ कैलेंडर ऑफ predefined dates agreed internationally at an interval of 28 days, राइट। 28 days का एक साइकिल होता है जो जनरली इंटरनेशनली एग्री किया जाता है, यूज्ड फॉर एरोड्रोम एडवांस नोटिफिकेशन, राइट। तुम कोई भी एयरपोर्ट या फिर कोई भी एरोड्रोम पे अचानक से कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते। 28 days पहले है ये हमें चीजें पर्टिकुलर अथॉरिटी को बताना रहेगा, राइट। जैसे हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसे हमें 28 दिन पहले से बता के रखना पड़ेगा कि हम हमारे एयरपोर्ट पे ये चीजें चेंज करने जा रहे हैं, ताकि वो सर्कुलेट कर दे चारों तरफ। अगर नहीं सर्कुलेट होगा तो अचानक से पता चला तुम्हारा एक रनवे खराब हो गया, बंद हो गया, और कोई जो एयरपोर्ट है एरोप्लेन आगे लैंड कर रहा था और उसको पता ही नहीं था ये चीजें, तो
रातों रात हम कोई चीजें बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई चेंजेस अगर जो हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 28 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ता है, किसको? रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को। तो लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ एरेक साइकिल आर नंबर 1 publication date, number 2 receiving date, number 3 effective date। राइट, 3 डेट्स उसके अंदर रहेंगे, पब्लिश कब किया जा रहा है, रिसीव कब हो रहा है, और इफेक्टिव कब से हो रहा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज अ 42 days advance notification before। राइट, जो पब्लिकेशन डेट है वो, राइट, बिफोर effective date for any change। राइट, इसमें जो पब्लिकेशन डेट है नंबर 1, ये वाला, वो क्या है? 42 डेज का प्रायर नोटिस है। राइट, मतलब ऐसे इस तरीके से जोड़ लो, 28 28 28। ठीक है, इस तरीके से। सो नेक्स्ट जो है रिसीविंग डेट, तो क्या है? इट इज द लास्ट डेट at which all the changes must be received to all concerned authorities। राइट, वो सारी कंसर्न अथॉरिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, बोइंग 737 मैक्स को फ्लाई नहीं किया जाएगा। अब उसमें जो भी चेंजेस की जाएंगी वो सारे अथॉरिटी, जिसके जिसके पास वो एयरक्राफ्ट है जो उसको फ्लाई करना है वापस, तो ये चीजें हमें सारी अथॉरिटीज के पास लास्ट डेट के पहले पहुंच जानी चाहिए, तभी वो चीजें अप्लीकेबल होगी। राइट, तीसरा जो है इफेक्टिव डेट। सो इफेक्टिव डेट क्या है? द डेट ऑन विच changes will be implemented। राइट, इस डे से जनरली सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। अगर जो मैं इसका एक चार्ट बना दूं, राइट, तुम्हारे समझने के लिए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड 1 मार्च को, एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 1 मार्च को, राइट, 1 मार्च को कोई इंसिडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मेजर चेंज कर रहे हो 1 मार्च को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 14 मार्च। 14 मार्च, नेक्स्ट डेट जो है 29 मार्च, और उसके बाद जो है वो 26 अप्रैल सीधा। तो यहाँ पे अगर जो कोई तुमने प्रपोज किया कि ये चेंज हमें करना है, तो वो इफेक्टिव कब होगा? 26 अप्रैल से तुम्हारा इंप्लीमेंट होगा। कैसे? सो ध्यान से समझो, यहाँ से यहाँ तक 14 डेज, यहाँ से यहाँ तक का 14 डेज। राइट, ये 28 डेज हो गए। ठीक है, 28 डेज यहाँ हो गए, और यहाँ से 29 मार्च से यहाँ तक का
ये हो गए 28 डेज। तो ये जो एक्चुअल हम यहाँ से देख रहे हैं, ये कितना दिन हो रहा है, 42 डेज यहाँ से हो रहा है। समझ गए? सो यहाँ से मेजर चेंज करना है तो हमें टोटल फर्स्ट जो 14 डेज है वहां पे हमें पब्लिकेशन डेट, मतलब उस चीज को पब्लिश करना है इंटरनेशनली, राइट? दिस इज अ पब्लिकेशन डेट। और टोटल डेज कितना हो रहा है यहाँ से अगर जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज 56 डेज साइकिल, राइट? टोटल 56 डेज के बाद ही कोई चीजें इफेक्टिव होगी, याद रखना। तो पहले 15 दिन तक हमें खाली डीजीसी को बताना है, पब्लिश नहीं करना है। फिर 15 दिन के बाद हम चीजों को पब्लिश करेंगे, राइट? दिस इज अ पब्लिकेशन डेट, अपील करेंगे कि हमें ये चेंजेस करना है। नेक्स्ट 14 डेज के बाद हम क्या करेंगे, दिस इज अ रिसीविंग डिलीवरी डेट, रिसीविंग डिलीवरी, राइट? यहाँ हमें अप्रूवल मिलेगा कि यस यू कैन चेंज, राइट? डीजीसी हमें कितना दिन बाद देगा, 14 डेज के बाद देगा। तुमने अपील किया, उसके बाद 14 डेज के बाद, मतलब नॉर्मली 15 वर्किंग डेज ऐसा कहा जाता है, राइट? 15 वर्किंग डेज के बाद डीजीसीए हमें अप्रूव कर देगा, उसके पहले भी दे सकता है, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें 28 दिन मिलेंगे, राइट? यू विल गेट इन 28 डेज। 28 डेज के अंदर तुम्हें वो चीजें रेडी करनी पड़ेंगी जो तुमने प्रपोज किया है। दिस इज एन इफेक्टिव डेट जो आएगा हमारा 26 अप्रैल को। मतलब तुम 1 मार्च को तुमने सोचा कोई चेंज करना है, या फिर कोई हादसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल बोइंग 737 का, राइट? 737 का अगर जो कोई इंसिडेंट यहाँ पे हो गया, तो अब इस चीज को रेक्टिफाई करने का उस पर्टिकुलर कंपनी के पास टोटल, अगर वो बोलता है कि मैं रेक्टिफाई करूंगा, तो रेक्टिफाई करने का कैसे रेक्टिफाई करेगा, वो चीजें यहाँ पे पब्लिश करनी पड़ेंगी। डीजीसी उसको अप्रूवल देगा 15 डेज के अंदर, और फिर नेक्स्ट 28 डेज में उसको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इंजन में कोई प्रॉब्लम था, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सारों को पर्टिकुलरली वो इंजन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या फिर इंजन में जो भी चेंजेस करने थे वो करने पड़ेंगे, उसके लिए 28 डेज मिलते हैं। उसके बाद अगर जो वो चीजें सही से इंप्लीमेंट हो जाती है, तब डीजीसीए क्या करता है, यस अब तुम अपनी चीजों को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है? तो इट इज अ टोटल 56 डेज साइकिल, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, एरएक्स साइकिल। लास्ट में तुम्हें कितना मिल रहा है, 28 डेज अप्रूवल के बाद। वंस इट इज अप्रूव्ड, so you will get a 28 day cycle। ठीक है? ये था टोटल हमारा थियरी पार्ट, ओवरऑल थियरी पार्ट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, वो बस नो टाइम वाला ही डाउट है कि रीड वाला है, मेरे को थोड़ा उसका डाउट है। हाँ, तो उसको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? एक एग्जांपल दिया है मैंने, सारे सीरीज वगैरह भी लिखा दिए हैं, जैसे यहाँ पे क्या क्या आ सकता है उसके अंदर, राइट? नोटेम के डिफरेंट सीरीज, नोटेम के डिफरेंट कलर्स, राइट? कैटेगरीज ऑफ नोटेम, उसके बेसिस पे तुम्हें रीड करना सीखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे पर्पस, स्कोप, ये तो इतने ही रहेंगे, बट कौन सी जगह पे क्या दिया ये तुम्हें रट लेना पड़ेगा, ठीक है? और जितना ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा हमें चीजें समझ आएगी, ठीक है? उस वेबसाइट पे विजिट करो जो मैंने वेबसाइट लिखाया है, राइट? स्टार्टिंग में उस वेबसाइट पे विजिट करो, तो चीजें हमें पता चलेगी, वहां पे हमें नोटम और ज्यादा अच्छे से मिलेगी। वेबसाइट कहाँ गया, ये रहा। कहाँ गया वेबसाइट, कुछ था ना एरो करके, टाइप्स ऑफ नोटम, ये रहा, नोटम एम्स फा डॉट जीओवी। ये इंटरनेशनल नोटेम्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, और इंडियन नोटेम्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर जो कोई इंडिया में नोटेम इशू किया गया है तो ये यहाँ जाके अच्छे से जितने ज्यादा नोटेम के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब ये क्यों जरूरी है ना, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का स्क्रीन रहेगा ना, वहाँ पे जनरली एक नोटेम भी चल रहा होता है, राइट? ऐसे जैसे यहाँ पे हमारा चार्ट रहेगा, राइट? यहाँ पे हो सकता है हमारा एयरपोर्ट लेआउट का है, एयरपोर्ट मैप है, और यहाँ पे नोटेम चल रहा होगा इस तरीके का, नोटेम, नोटिस टू एयरमैन, जो भी है वो सारी यहाँ पे रहेंगी, और यहाँ पे मैप रहेगा। तो हम इस मैप को तभी रीड करेंगे, इससे हमें पता चलेगा नोटेम में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो इस मैप को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, या फिर इस एयरपोर्ट के मैप को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, ठीक है? तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हें रीड करना आना चाहिए डायरेक्टली। ओके, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। गुड नाइट। ओके सर, गुड।